नमस्कार। आज हम विज्ञान के शायद सबसे जाने पहचाने, सबसे मशहूर समीकरण पर बात कर रहे हैं। E = mc²। ये 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक बहुत ही अहम पेपर में सामने आया था। उनके स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का एक नतीजा था ये। तो चलिए आज थोड़ा इसे समझते हैं। मतलब इसका असल मतलब क्या है और ये इतना ज़रूरी, इतना फंडामेंटल क्यों है। कोशिश रहेगी कि इस गहरे आइडिया को कुछ ही मिनटों में पकड़ ले। बिल्कुल। ये इक्वेशन जो है E = mc², ये असल में एनर्जी यानी E, मास यानी m और प्रकाश की गति जिसे c कहते हैं, इनके बीच एक बहुत ही गहरा, एक फंडामेंटल कनेक्शन दिखाता है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि भाई मास और एनर्जी ये एक ही चीज के दो अलग अलग चेहरे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू समझ लीजिए। अच्छा, मतलब ये इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे में बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। और क्योंकि ये फॉर्मूला में c² है, यानी लाइट की स्पीड का स्क्वायर, और लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, तो c² एक बहुत ही बड़ा नंबर बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत थोड़े से मास में भी आप सोच नहीं सकती कितनी ज्यादा एनर्जी छुपी हुई है, बहुत ज्यादा। सुनने में ही कमाल का लग रहा है। क्या इसके कुछ असली दुनिया के उदाहरण हैं? मतलब जहां हम इससे सच में काम करते हुए देखते हो? हाँ, कई हैं। सबसे साफ उदाहरण तो एटम के न्यूक्लियस यानी नाभिक के लेवल पर मिलते हैं, जब वो जुड़ते हैं या टूटते हैं। जैसे पहला उदाहरण है न्यूक्लियर फ्यूजन। हमारे सूरज में और बाकी तारों में यही हो रहा है। सूरज में कैसे? वहां सूरज के कोर में बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर है, तो हाइड्रोजन के हल्के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर जुड़कर हीलियम के भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो नया हीलियम बनता है उसका मास शुरू के हाइड्रोजन के टोटल मास से थोड़ा सा कम होता है। थोड़ा कम? वो मास कहाँ जाता है फिर? वही तो, वो जो गायब हुआ मास है ना, वही E = mc² के हिसाब से एनर्जी में बदल जाता है। ढेर सारी एनर्जी, वही रोशनी, वही गर्मी जो हम तक पहुंचती है। पता है, इसी वजह से सूरज हर सेकंड लगभग 40 लाख टन मास खो रहा है, उसे एनर्जी में बदल रहा है। 40 लाख टन हर सेकंड, ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, और दूसरा उदाहरण है न्यूक्लियर फिजन, माने न्यूक्लियस का टूटना। एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर पावर प्लांट इसी पर चलते हैं। यहाँ क्या करते हैं कि यूरेनियम जैसे भारी एलिमेंट के न्यूक्लियस को एक न्यूट्रॉन से हिट करके तोड़ देते हैं। अच्छा। टूटने के बाद जो छोटे न्यूक्लियस और कण बनते हैं, उनका कुल मास भी ओरिजिनल वाले भारी न्यूक्लियस से थोड़ा कम होता है। फिर से वही बात, मास कम हो गया। हाँ, और ये जो खोया हुआ मास है, ये फिर से जबरदस्त एनर्जी में बदल जाता है। मतलब सोचिए, सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम का 1000वां हिस्सा भी टूट जाए तो उससे इतनी एनर्जी निकल सकती है जितनी यूरोप में 8 घर साल भर में इस्तेमाल करते हैं। वाकई ये आंकड़े तो चौंका देते हैं। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं, असल दुनिया में इसकी ताकत दिखती है। अच्छा, आपने बताया कि मास एनर्जी में बदल सकता है। यहाँ ये दिलचस्प हो जाता है। क्या इसका उल्टा भी मुमकिन है? क्या एनर्जी वापस मास बन सकती है? हाँ, आइंस्टाइन का समीकरण यही तो दिखाता है। ये 2 वे स्ट्रीट है। एनर्जी से मास बनना भी उतना ही मुमकिन है। पर ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में तो नहीं देखते। नहीं, रोजमर्रा में नहीं, लेकिन साइंटिस्ट इसे लैब में करते हैं, खास तौर पर पार्टिकल एक्सेलरेटर में। वो जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनमें वो क्या करते हैं कि प्रोटॉन जैसे बहुत छोटे कणों को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लगभग लाइट की स्पीड तक दौड़ाते हैं और फिर उन्हें टकराते हैं। जोरदार टक्कर होती होगी। बहुत जोरदार। और उस टक्कर में इतनी ज्यादा एनर्जी एक जगह जमा हो जाती है कि E = mc² के मुताबिक वो एनर्जी नए कणों को जन्म दे देती है, यानी मैटर या कहें मास बन जाता है। ओह, तो एनर्जी से सचमुच पदार्थ बन सकता है। हाँ बिल्कुल, ये नए कण अक्सर स्टेबल नहीं होते, तुरंत बदल जाते हैं। लेकिन ये प्रयोग सीधे दिखाते हैं कि हाँ, एनर्जी मास में बदल सकती है। तो इन सब बातों का, इन उदाहरणों का मतलब कुल मिलाकर क्या समझें? ये समीकरण हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में क्या बताता है? देखिए, सबसे गहरी बात यह है कि E = mc² हमें यह समझने में मदद करता है कि यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड बना कैसे है, बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर। यह बताता है कि मैटर यानी पदार्थ जिसे हम ठोस समझते हैं, वो असल में एनर्जी का ही एक जमा हुआ रूप है, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी। एनर्जी का जमा हुआ रूप। हाँ, शायद बिग बैंग के समय जब यूनिवर्स शुरू हुआ तब सब कुछ एनर्जी ही थी। बाद में उसी से ये कण बने, पदार्थ बना। तो एक तरह से ये इक्वेशन क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों के दिल में है। ये समझाता है कि तारे क्यों चमकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे काम करती है, और यहाँ तक कि पदार्थ खुद कैसे अस्तित्व में आया। ये उन बेसिक नियमों में से है जिनसे हमारी पूरी कायनात चलती है। तो संक्षेप में कहें
तो E=mc²। सिर्फ मैथ्स का एक फॉर्मूला नहीं है, ये गहरी सच्चाई है कि एनर्जी और मास एक ही चीज है, बस रूप अलग है और आपस में बदले जा सकते हैं। और ये सोच इतनी क्रांतिकारी थी कि इसने न सिर्फ फिजिक्स को बदल दिया, बल्कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया और हाँ, टेक्नोलॉजी को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया है। बिल्कुल। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। ये कितनी कमाल की बात है कि इतना सरल सा दिखने वाला एक समीकरण E=mc² प्रकृति के इतने गहरे, इतने ताकतवर राज खोल देता है। तारों को रोशन करने वाली एनर्जी से लेकर एटम के अंदर छिपी शक्ति तक, और यहां तक कि मैटर कैसे बना उसकी कहानी तक, सब कुछ कहीं ना कहीं इसी एक समीकरण से जुड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स के नियम शायद मुश्किल लगे, पर उनके बेस में अक्सर एक गहरी खूबसूरती और सिंप्लिसिटी छिपी होती है।